कक्षा 11 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती सीमा मोइत्रा का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं चाहूंगी सभी विद्यार्थी मैडम का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। बच्चों, यह हमारा सौभाग्य है कि आज मैडम हमारे बीच पधारी हैं। जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, मैडम हिंदी भाषी नहीं हैं। मैडम अहिंदी भाषी हैं, फिर भी उनका हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और समर्पण भाव उन्हें हिंदी विषय के नज़दीक लाया। और बच्चों, पिछले लगभग 20 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं आपको हिंदी का पठन पाठन करते हुए और हिंदी की सेवा करते हुए। आज मैंने कक्षा 11 की हिंदी आधार विषय की इस कक्षा में मैडम को इसलिए आमंत्रित किया कि मैंने मैडम के बहुत सारे वीडियोस YouTube पर देखे हैं और मैं ये चाहती थी कि उनके बोलने की कला, उनकी मधुर वाणी और उनका ज्ञान मैं इस मंच से आपके साथ साझा कर सकूं और आपको भी उनकी विद्वत्ता का लाभ हो सके। आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं, आज की जो हमारी कहानी है, जो पाठ है, वह है नमक का दारोगा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ और जिनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई, भारतीय और विशेष तौर पर हिंदी कथा साहित्य के सम्राट कहलाते हैं। बच्चों, ये उनका जीवन परिचय है। जैसा कि मैं उनके जन्म का दिनांक तिथि बता चुकी हूँ। उनका मूल नाम श्री धनपत राय था। उन्होंने नवाब राय के नाम से भी लेखन किया। उनके पिताजी श्री अजायब राय श्रीवास्तव थे और माताजी श्रीमती आनंदी देवी थी। वे बीए पास थे। बच्चों, उस जमाने में जब प्रेमचंद जी इस धरती पर मौजूद थे, उस समय बीए की डिग्री एक बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती थी। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे सुशिक्षित थे और उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की उसका उपयोग हिंदी की सेवा में किया। उन्होंने अनेक पत्रिकाएं लिखी, वे अनेक समाचार पत्रों के संपादक रहे, पत्रिकाओं के संपादक रहे और जो उन्होंने कथा साहित्य लिखा, चाहे कहानियों के रूप में, चाहे उपन्यासों के रूप में, आपको 2 शब्द यहाँ पर लाल रंग से दिख रहे होंगे और यहाँ पर इन दोनों शब्दों के बारे में बताने के लिए मैं अपनी अतिथि महोदया को आमंत्रित करूंगी अभी थोड़ी देर बाद। ये 2 शब्द हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। बच्चों, ये गंभीर शब्द हैं और हिंदी साहित्य को प्रेमचंद जी ने जो नई दिशा दी, जो नई धारा दी, उसका सबसे बड़ा श्रेय उनकी इस विचारधारा को जाता है कि उनका साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से परिपूरित था। बच्चों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए और अतिथि वक्ता और आपके बीच में बाधा न बनते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्रेमचंद जी ने साहित्य के बारे में यह कहा था कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। अभी कुछ देर पहले, मैडम के आने से पहले, मैं बच्चों से बात कर रही थी कि आप अपने बचपन की कोई कहानी सुनाइए। तो किसी बच्चे ने शेर और चूहे की कहानी सुनाई, किसी ने कोई और कहानी सुनाई और हर कहानी जो बच्चों ने सुनाई, वह कहानी किसी न किसी रूप में हमें शिक्षा देती है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सीमा मोइत्रा मैडम को कि वे आएं और
बच्चों से मुखातिब हों, बच्चों से बातचीत करें और अपने विचार आज के पाठ के विषय में रखें। मैडम ने बहुत कुछ तैयार भी किया है बच्चों आपके लिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ यहाँ आज मंच साझा करने का एक अवसर मिल रहा है। और मैडम कितनी लगनशील हैं, कितनी परिश्रमी हैं, ये तो इसी बात से जाहिर होता है कि आपकी कक्षा के लिए उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत सारा कुछ तैयार किया है, जो अभी तो सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ी देर में वह सरप्राइज खुल जाएगा। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सीमा मोइत्रा जी को। ठीक है, तो बच्चों मैंने जैसा आपको बताया था, बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से आपके लिए कुछ तैयार किया है। और क्योंकि मैम का माइक ऑन नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है शायद, और जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं आज पाठ में कि कहानी क्या होती है, मैडम ने प्रेमचंद जी की एक कहानी आपके लिए तैयार की है, जो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैम का जब माइक ऑन हो जाएगा, कहानी के बाद हम मैम के जो मैम विचार अपने प्रस्तुत करना चाहती हैं उनको हम सुनेंगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ कहानी। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। बच्चों, वरिष्ठ या बूढ़े लोग किसी भी समाज का वह अतीत होते हैं जिनकी बुनियाद पर वर्तमान और भविष्य पल्लवित एवं पुष्पित होते हैं। सभ्य समाज में यह स्वाभाविक होना ही चाहिए कि वर्तमान उस अतीत के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करे जिनके दम पर वह अस्तित्व में है। परंतु दुर्भाग्य से हम अभी तक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण करने में असमर्थ रहे हैं। मूल्यों व विकास की इन खोखली बातों का इससे दुखद प्रमाण क्या होगा। आज भी वृद्धावस्था एक अभिशाप की तरह महसूस होती है। वे व्यक्ति जो समाज की संरचना व संचालन करने में अपना जीवन रस घोल देते हैं, आयु के प्रभाव से शिथिल व अशक्त होने पर असहाय महसूस करने लगते हैं। तो इसी प्रसंग पर आधारित है आज की कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब तक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे
पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस यही इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर
थाल में रखी जाती होंगी। बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। रूपा बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई और उन्हें दोनों हाथ से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, अब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेंगी। इतनी ठूसती हैं, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर
किसी को करुणा ना आई थी, लेकिन लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी, हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की भूख को और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। हाँ, ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। रूपा को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दय हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो।
मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। इस कहानी का संदेश है कि जो वृक्ष अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं उनकी आयु लंबी नहीं होती। वरिष्ठ नागरिक या बड़े बूढ़े समाज की जड़ हैं। संभवतः इनकी उपेक्षा व अपमान ही हमें संपूर्ण समाज के नैतिक पतन के रूप में दिखता है। हमें समझना चाहिए कि बड़े बूढ़े अनुपयोगी नहीं होते। उनका अनुभव, युवा पीढ़ी का उत्साह एवं ऊर्जा मिलकर ही समाज को कई गुना तेजी से विकसित कर सकते हैं। अतः यदि किसी राष्ट्र या समाज को वास्तविक अर्थों में प्रगति करनी है तो उसे अपने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान व सुरक्षा प्रदान करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आपने अभी बहुत सुंदर कहानी सुनी सीमा मोइत्रा मैडम से। और अब इस कहानी के संदर्भ में हमने दो शब्दों की व्याख्या की नहीं थी, उन्हें छोड़ दिया था, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। तो मैम का माइक अब ऑन है। मैं चाहूंगी कि मैम बच्चों से बात करें और बच्चों आपको तैयार रहना है मैम के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। सीमा मैम। धन्यवाद मैम। सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले मैं अपनी प्रेरणा सुप्रभात। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के बीच आकर। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रेरक, शांत, सौम्य, उदार, कर्मठता की प्रतिमूर्ति मीता मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे इतना सुंदर अवसर प्रदान किया। आप सभी इनकी मेधा से भली भांति परिचित हैं। श्रम ही है इनका जीवन धन, कामना यही सौ सौ बसंत, जीवन को दें ऊर्जा अनंत। आज मैं प्रेमचंद की कहानियों का आदर्शोन्मुख या यथार्थवादी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेमचंद की कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थी। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य को एक नया मोड़ प्रदान उन्होंने किया। अपनी रचनाओं से अपने समकालीन तथा अन्य साहित्यकारों को भी उन्होंने प्रेरित किया। इनके उपन्यासों में तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का स्पष्ट रूप परिलक्षित होता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास को तिलस्मी यानी जादुई और प्रेमाख्यान यानी प्रेम कथा की दलदलों से निकालकर, कीचड़ से निकालकर मानव जीवन की दृढ़ नींव पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके उपन्यासों की कथा वस्तु कल्पना प्रसूत ना होकर मानव जीवन की वास्तविकता से ओतप्रोत है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि महलों से लेकर झोपड़ियों तक, खेतों से लेकर खलियानों, बड़ी बड़ी मिलों से लेकर झोपड़ियों तक समान रूप से पड़ी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कोरा यथार्थवाद बच्चों आदर्शवाद या कोरा आदर्शवाद जन कल्याण नहीं कर सकता है। इसके बाद आदर्शवादी, पहले आदर्शवाद का अर्थ समझेंगे, उसके बाद यथार्थ का। आदर्श का अर्थ है बच्चों प्रतिमान या सर्वोत्तम। प्रतिमान या सर्वोत्तम जो अनुकरणीय हो। जैसे महापुरुषों के जीवन के आदर्श नैतिकता से पूर्ण होते हैं, जिनके गुण अवलोकनीय हैं और ग्रहण करने योग्य है। यथार्थ का अर्थ है जिसे आप लोग रियल कहते हैं, वास्तविकता से है। जैसा होना चाहिए ठीक बच्चों वैसा ही, यानी यथार्थ दर्शन। आदर्शवाद और यथार्थवाद 20वीं सदी के साहित्य की दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं थी। आदर्शवाद में सत्य की अवहेलना
या उस पर विजय प्राप्त करके आदर्श की स्थापना की जाती है, जबकि यथार्थवाद में आदर्श का पालन नहीं किया जाता था, उसका ध्यान नहीं रखा जाता था। और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में इसका चित्रण यानी या आदर्श की स्थापना पर बल दिया जाता था। इस प्रवृत्ति की ओर मैं प्रथम जो महत्वपूर्ण संकेत है वो प्रेमचंद जी हैं। उन्होंने कथा साहित्य को यथार्थवादी रखते हुए भी आदर्शोन्मुख बनाने की प्रेरणा दी है, और वह अपने उपन्यासों और कहानियों में इस प्रवृत्ति को जीवंत रूप में अंकित करते हैं। मुंशी प्रेमचंद कला के क्षेत्र में यथार्थवादी होते हुए भी संदेश की दृष्टि से बच्चों आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी अपनी कल्पना द्वारा संसार की कुरूपता को अपनी बुद्धिमत्ता से ढककर एक सुंदर और पवित्र जगत की रचना करता है, जबकि यथार्थवादी साहित्य समाज का दर्पण है या साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। इसके आधार पर समाज का यथार्थ, नग्न और कुछ से कह सकते हैं बीभत्स चित्र उपस्थित करता है हम लोगों के समक्ष। तो प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श भी है और यथार्थ भी है इसमें। जी, बहुत सुंदर मैम। इसके बाद का प्रसंग, प्रेमचंद ही पहले बच्चों ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों ही विधा को कल्पना से निकालकर यथार्थ की ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित किया। उनका आरंभिक कथा साहित्य जो पहले उन्होंने लिखा था, कथा साहित्य, वह कल्पना पर आधारित था। उसमें रूमानियत थी, यानी प्रेम का संदेश था, प्रेम के ताने बाने से बुना हुआ था। उन्होंने साहित्य में कटु यथार्थ का चित्रण भी किया। यथार्थवादी साहित्य बच्चों जिसमें क्रांति की भूमिका होती है, जो यथार्थ होता है उसमें क्रांति की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब कोई देश या समाज दीर्घ काल से अन्यायों और अत्याचारों से ग्रस्त होता है, तब कुछ प्रतिभाशाली लेखक क्या करते हैं, अपनी ओजस्विनी लेखनी से उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। यही है यथार्थ, यानी नग्न स्वरूप प्रस्तुत करना समाज का, समाज में क्या चल रहा है, अत्याचारों का वर्णन करना। ये क्रांतिकारी जो यथार्थ का वर्णन करते थे। आपने एक बादल राग कविता पढ़ी होगी जो क्रांति से संबंधित है। तो इसी तरह यहाँ पर जो कवि हैं, लेखक हैं प्रेमचंद जी, उन्होंने आदर्श और यथार्थ का सामंजस्य करते हुए अपने उपन्यास एवं कहानियों में यथार्थवाद और आदर्श दोनों का ही बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो इनकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों, आपको मैडम के आने से बहुत आनंद आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई बच्चा मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करे कि वे आई। आप जानते नहीं होंगे, मैडम की 11 बजे तक भी क्लास थी और अब 12 बजे से फिर क्लास है उनकी। बीच में उन्होंने थोड़ा सा समय हमारे लिए चुरा लिया है मानो। और मैं चाहूँगी कि आप में से कोई बच्चा मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करे। कोई भी कर सकता है, जिसका माइक ऑन हो जाए पहले वो कर लीजिए। मैम आपका धन्यवाद हमें आके मैम शिक्षा प्रदान करने के लिए। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मैम मैं आपका पुराना स्टूडेंट वैभव पाठक। अच्छा, मैम पहचान लिया? बहुत अच्छी है, उनके सोने दिन पढ़ रहे हैं, बहुत गौरव की बात है। बहुत अच्छी है मैडम और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। और अंत में आप लोगों के लिए छोटी सी रचना, खुद को आप बनाइए। मेहनत की हरियाली से बच्चों मरुस्थल को उद्यान बनाना, नाम ना हो न इसमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना,
ऐसा हिंदुस्तान बनाना। धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य पूर्वक मुझे सुना। जी, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और तो हमारी हमारी कक्षा जी। समाप्त होगी, क्योंकि मैडम ने आपसे ये वायदा लिया है कि आप एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। तो वैभव, आप ही एक बार जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। सब बच्चे जय बोलेंगे। भारत माता की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष तौर पर सीमा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद।